सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है क्या, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं, सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है कौन से जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जोधपुर। दोनों में काफी अंतर है। अगर सभी प्रकार के बालू का स्तूप आपसे पूछ लिया जाए कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो जोधपुर में, या फिर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो जैसलमेर में, या फिर सर्वाधिक जो बालू का स्तूप का स्थानांतरण है वह कौन से माह में होता है? तो मार्च से जुलाई के महीने में। मार्च से जुलाई के महीने में बालू का स्तूप का सर्वाधिक क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इसके अलावा देख लेते हैं बालू का स्तूप के प्रकार कि कौन से हैं जो कि बालू का स्तूप के प्रकार हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। बताइए ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या है? कैसे बालू का स्तूप होते हैं? तो ये होते हैं पवन के समांतर। कैसे होते हैं? पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। इसका अन्य क्या नाम है? बताइए और कौन से नाम से जाना जाता है ये बालू का स्तूप? तो इसे कहते हैं शीत। इसे कहते हैं शीत के नाम से जाना जाता है, या फिर बोल दो रेखीय बालू का स्तूप, या फिर बोल सकते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ठीक है, ये इसके ही नाम है। किसके? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के नाम। तो कैसे बालू का स्तूप होते हैं? पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। इस प्रकार से पवन के समानांतर होते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप भी कौन सा है? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप कौन सा है निम्न में से? तो आपको ध्यान में रखना है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? बताइए। जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी होती है? तो 10 से 60 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और ये जो कहाँ पाए जाते हैं? बताइए सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप? तो ये पाए जाते हैं रामगढ़ जैसलमेर। कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर में। तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कैसे होते हैं? पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। और इसे जाना जाता है शीत बोल दो, या फिर रेखीय बोल दो, या फिर बोल सकते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। और सर्वाधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप होता है अनुदैर्घ्य, जिसकी ऊंचाई होती है 10 से 60 मीटर तक। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? रामगढ़ जैसलमेर। इसके अलावा देख लेते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बताइए जो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये कैसे बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप तो ये होते हैं पवन के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप। कैसे होते हैं? पवन के समकोण। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि पवन के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है? बनने वाले बालू का स्तूप। ठीक है, पवन के समकोण बनते हैं ये बालू का स्तूप। ठीक है, तो इसे जाना जाता है क्या? समकोणीय बालू का स्तूप के नाम से। समकोणीय बालू का स्तूप ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का दूसरा नाम है, या फिर बोल सकते हैं इसे लंबवत बालू का स्तूप। लंबवत बालू का स्तूप। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है ये अनुप्रस्थ बालू का दूसरा नाम। और सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप? बताइए सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये जोधपुर। जोधपुर, इसके अलावा बालोतरा, इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू,
इसके अलावा पूगल और रावतसर यहाँ पर पाए जाते हैं। कैसे बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का दूसरा नाम है समकोणीय बालू का स्तूप बोल दो, या फिर बोल दो लंबवत बालू का स्तूप। कैसे बालू का स्तूप होते हैं? पवन के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप। इसके अलावा देख लेते हैं बरखान बालू का स्तूप। ये बताइए जो बरखान बालू का स्तूप है ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? बताइए बरखान, इनकी आकृति कैसी होती है और कैसे होते हैं ये बालू का स्तूप? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बनने वाले बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है बरखान। इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। इस प्रकार से आकृति होती है इनकी, इस प्रकार से आकृति होती है बरखान की, अर्धचंद्राकार। ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप तो बरखान। कैसा बालू का स्तूप है? सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। या फिर पूछा जा सकता है कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में पाए जाने वाला बालू का स्तूप है ये बरखान? तो ये पाया जाता है 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में, समवर्षा रेखा में पाया जाने वाला बालू का स्तूप मिशन बनाकर दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है कि 20 से 35 सेंटीमीटर में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान। या फिर सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? तो बरखान। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये बरखान? जो प्राचीन बरखान है वो तो पाए जाते हैं जैसलमेर में, या फिर नवीन बरखान की बात करें तो ये पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। ठीक, देख लेते हैं नवीन बरखान। अगर क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाए कि नवीन बरखान ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र। नवीन बरखान के लिए जाना जाता है शेखावटी क्षेत्र। और जो प्राचीन बरखान है, जो प्राचीन बरखान है उसके लिए जाना जाता है जैसलमेर। प्राचीन बरखान के लिए जाना जाता है जैसलमेर जिला। या फिर बरखान के लिए प्रसिद्ध है, बताइए बरखान के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला प्रसिद्ध है बरखान के लिए? तो भालेरी चुरू। भालेरी चुरू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये जो नवीन बरखान है वे कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, या फिर प्राचीन बरखान कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। या फिर बरखान के लिए प्रसिद्ध है तो भालेरी चुरू। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन से बालू का स्तूप का प्रकार है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर ही देखिए बनकर आता है। तो जो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? बरखान के विपरीत। बरखान तो अभी बताया था कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, लेकिन ये बरखान के विपरीत बालू का स्तूप होते हैं। देख लेते हैं कैसे होते हैं ये बरखान। बरखान के विपरीत, विपरीत बालू का स्तूप। अभी हमने बताया था बरखान की जो आकृति है वो तो इस तरह से होती है, और जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। यानी इसकी आकृति कैसी होती है? महिलाओं के हेयर पिन के समान। महिलाओं के हेयर पिन के समान, महिलाओं के हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है। हेयर पिन के समान पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है इसकी आकृति होती है। और ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बड़े बड़े पेड़ पौधों के सहारे। बड़े बड़े पेड़ पौधों के सहारे, सहारे
पाए जाने वाले बालू का स्तूप, पाए जाने वाले बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पैराबोलिक बालू का स्तूप कैसे होते हैं, बरखान के विपरीत होते हैं। बरखान तो अर्धचंद्राकार होता है और जबकि पैराबोलिक की आकृति इस प्रकार से होती है, कैसी होती है, महिलाओं के हेयर पिन के समान। और कहाँ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों के सहारे पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। इसके अलावा देख लेते हैं और बालू का स्तूप का प्रकार। तारा बालू का स्तूप। बताइए, जो तारा बालू का स्तूप है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है तारा बालू का स्तूप। इसकी आकृति कैसी होती है, तारे के समान। तारा जो बालू का स्तूप है, इसकी आकृति तारे के समान होती है, तारे के समान इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। ठीक है, इसे कहते हैं तारा बालू का स्तूप। और जो ये तारा बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सूरतगढ़, श्री गंगानगर से मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर तक। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि तारा जो बालू का स्तूप है, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सूरतगढ़, श्री गंगानगर से। इसका जो विस्तार है सर्वाधिक सूरतगढ़, श्री गंगानगर से ये पाए जाते हैं मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, पोखरण, जैसलमेर में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। समझ में आया? तारा बालू का स्तूप की आकृति तारे के समान होती है और ये सूरतगढ़, श्री गंगानगर से मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर तक पाए जाते हैं। ठीक तक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं और कौन कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है। तारा बालू का स्तूप हो गया। अब देख लेते हैं सब्र कापिज बालू का स्तूप। ये कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है, सब्र कापिज? बताइए, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो सब्र कापिज बालू का स्तूप है, ये पाया जाता है छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे पाए जाने वाले बालू का स्तूप को जानते हैं सब्र कापिज बालू का स्तूप। ये पाए जाते हैं छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे, छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी क्या होती है, झाड़ियां होती है। इस प्रकार से छोटी छोटी झाड़ियां होती है, तो इसके सहारे बनने वाले इस प्रकार से ये बालू का स्तूप होते हैं। इसे कहते हैं सब्र कापिज, यानी छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है क्या, सब्र कापिज बालू का स्तूप। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन से बालू का स्तूप का प्रकार है, नेबक बालू का स्तूप। बताइए, ये जो नेबक बालू का स्तूप है, ये कहाँ पाए जाते हैं, झाड़ियों के एक तरफ बनने वाले बालू का स्तूप। ये जो नेबक बालू का स्तूप है, ये झाड़ियों के एक तरफ बनने वाला बालू का स्तूप होता है। झाड़ियों के एक तरफ बनने वाला बालू का स्तूप, बनने वाला बालू का स्तूप होता है। यानी इसे कहते हैं, खेतों की जो मेड़बंदी होती है उसके सहारे जो बालू का स्तूप बनते हैं, उसे कह सकते हैं नेबक बालू का स्तूप। यानी खेतों की मेड़बंदी, खेतों की मेड़बंदी, मेड़बंदी तो समझते हो ना, खेतों की मेड़बंदी पर बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, उसे कह सकते हैं नेबक बालू का स्तूप। यानी खेतों की मेड़बंदी पर बनने वाला बालू का स्तूप का प्रकार होता है, या फिर कह सकते हैं झाड़ियों के एक तरफ बनने वाला बालू का स्तूप का प्रकार है ये नेबक बालू का स्तूप। इसके अलावा देख लेते हैं घरियन बालू का स्तूप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। घरियन जो बालू का स्तूप है, ये कैसे बालू का स्तूप है, कैसे बालू का स्तूप होते हैं,
हवा की दिशा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होने वाले बालू का स्तूप है। यानी एक स्थान से, कह सकते हैं इसे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर परिवर्तित होने वाले बालू का स्तूप, परिवर्तित होने वाले बालू का स्तूप, यानी इसे कह सकते हैं अपन भ्रमणशील बालू का स्तूप। क्या कह सकते हैं? भ्रमणशील, भ्रमणशील बालू का स्तूप, या फिर कह सकते हैं गतिशील बालू का स्तूप, या फिर कह सकते हैं कि गतिशील बालू का स्तूप। यानी ये हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित, तो इसे कह सकते हैं भ्रमणशील बालू का स्तूप। बोल दो, चाहे बोल दो आप गतिशील बालू का स्तूप। ठीक है, तो इसे कहते हैं घड़ियाल बालू का स्तूप। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि गतिशील बालू का स्तूप का दूसरा नाम है तो घड़ियाल बालू का स्तूप। और घड़ियाल बालू का स्तूप क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बालू का स्तूप परिवर्तित हो जाते हैं उसे कहते हैं घड़ियाल बालू का स्तूप। इसके अलावा देख लेते हैं अर्घ या ईर्घ। बताइए क्या है ये? अर्घ और ईर्घ क्या है? ये रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल को कहा जाता है अर्घ या ईर्घ। यानी कह सकते हैं इसे वनस्पति रहित क्षेत्र। क्या कह सकते हैं? वनस्पति रहित क्षेत्र, जहां पर बिल्कुल भी वनस्पति ना हो तो वनस्पति रहित क्षेत्र, या फिर बोल दो रेतीला मैदान। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अर्घ ईर्घ क्या है? तो रेतीला मैदान यानी वनस्पति रहित क्षेत्र, या फिर दो टीलों के मध्य का स्थान कहलाता है। दो टीलों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? तो धोरा। क्या कहलाता है? धोरा। और जो ये सर्वाधिक धोरा है ये कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, सर्वाधिक जो दोहरा है ये कहाँ पाए जाते हैं? समजेसम में। कहाँ पर पाए जाते हैं? समजेसम में। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या है कि अर्घ ईर्घ क्या है? रेतीला मैदान यानी वनस्पति रहित क्षेत्र। और दो टीलों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? धोरा कहलाता है। और सर्वाधिक धोरा कहाँ पाए जाते हैं? तो समजैसलमेर में। इसके अलावा देख लेते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए, ये पाए जाते हैं हरियाणा से, हरियाणा से सॉरी हनुमानगढ़ से हिसार के मध्य पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। हनुमानगढ़ से हिसार के मध्य पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। और जो ये नेटवर्क बालू का स्तूप है ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? बताइए, हवा की दिशा में एक ही क्रम में क्या करते हैं? ये जालीदार संरचना बनाते हैं। हवा की दिशा में एक ही क्रम में क्या करते हैं? जालीदार संरचना बनाते हैं। इसलिए इसे जाना जाता है किस नाम से? नेटवर्क बालू का स्तूप के नाम से। नेटवर्क बालू का स्तूप के नाम से इस वजह से इसे जाना जाता है। क्या करता है? जालीदार संरचना बनाता है हवा की एक ही दिशा में। ठीक है, व्यवस्थित होकर। तो जालीदार जो संरचना बनाता है उसे कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। और कहां से कहां तक पाए जाते हैं? तो हनुमानगढ़ से हिसार के मध्य पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार है। इसके अलावा जो रेग है ये क्या है? बताइए, रेग क्या है? रेग क्या है? ये मिश्रित मरुस्थल,
रेत क्या है? मिश्रित मरुस्थल। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था हम्मादा तो क्या है? चट्टानी मरुस्थल। ये जो हम्मादा है, हम्मादा, हम्मादा के बारे में आपको मैंने बताया था क्या है हम्मादा? चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था अर्ग और इर्ग। ये क्या है? तो ये है रेतीला मैदान। क्या है ये? रेतीला मैदान को कहा जाता है। और जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? रेत कहलाता है। ठीक है, समझ गया? समझ में आ गया आपको यहाँ तक? रेत क्या है? मिश्रित मरुस्थल को कहा जाता है। हम्मादा तो है चट्टानी मरुस्थल, इसके अलावा है जैसे अर्ग और इर्ग क्या है? रेतीला मैदान। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? मिश्रित मरुस्थल। और मिश्रित मरुस्थल को कहा जाता है क्या? रेत। यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं खड़ीन। खड़ीन तो आप सभी जानते हैं कि क्या है खड़ीन? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की क्या है? एक विधि है। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की, जल संरक्षण की क्या है? एक विधि। जल संरक्षण की एक विधि है। ठीक है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि खड़ीन क्या है? तो खड़ीन है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की एक विधि। इसके अलावा पियोना क्या है? तो पियोना आप सभी जानते हैं पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला झींगरीला सर्प है। ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला झींगरीला क्या है? ये सर्प। इसका रंग कैसा होता है? पियोने का रंग कैसा होता है? पीला। पियोना नाम का जो सर्प है इसका रंग होता है पीला और पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला जहरीला सर्प है। इसके अलावा देख लेते हैं और कारवा और गासी क्या है? बताइए, ये कारवा और गासी क्या है? कि दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के गुजरने का मार्ग, इसे कहते हैं कारवा और गासी। क्या है ये? दो बालू का, दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के गुजरने का मार्ग, ऊंटों के गुजरने का मार्ग है। इस प्रकार से क्या है? दो बालू का स्तूप होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये जो बीच का रास्ता जा रहा है तो ये ऊंटों के गुजरने का जो मार्ग है इसे कहते हैं दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के जो गुजरने का मार्ग है इसे जानते हैं क्या? कारवा या गासी के नाम से ये जाना जाता है। कारवा बोल दो या फिर बोल सकते हैं गासी, यानी दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के गुजरने का मार्ग। या फिर लघु मरुस्थल का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो यह है लघु मरुस्थल का विस्तार बीकानेर से कच्छ तक, बीकानेर से कच्छ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या रह गया? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो मरुस्थल के नाम से। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट थ्योरी और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से है जो कि घूम फिर कर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।